तो आज फिर से एक बार टाइटल देख के खुशी तो आप लोगों को बहुत हुई होगी कि एक बार पहले भी मैम इसी तरीके के टाइटल के साथ आई थी और आज भी। पर आज मैम क्या लेकर आई है बच्चे? आज मैं आपकी दूसरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ जिसके लिए आप बहुत दिनों से परेशान हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो भाई बच्चों की इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाल ही देते हैं। तो यस बच्चों, आज आपकी काजल मैम लेकर आई हैं आप सभी लोगों के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हेल्प करेंगे आपके प्री बोर्ड एज वेल एज बोर्ड एग्जामिनेशन में और आपकी तैयारी को एक और लेवल आगे लेकर जाएंगे और आपकी जो तैयारी है वो धमाकेदार और धुआंधार हो जाएगी इन क्वेश्चंस को करने के बाद। तो ये 50 क्वेश्चंस है हमारे इकोनॉमिक्स के लिए, जहां पर कुछ क्वेश्चंस मैक्रो इकोनॉमिक्स में से हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से है। तो चलिए बच्चों, तो फिर देर किस बात की, फटाफट से उठा लीजिए अपनी कलम और अपनी नोटबुक और नोट डाउन कीजिए वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं अपनी तैयारी के लिए। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से। आपके एग्जाम में मैक्रो इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स की आने वाली है और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम यहाँ पर 5 यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। रेफरेंस बुक्स के अंदर जो यूनिट्स हैं वो चैप्टर वाइज डिवाइड की गई हैं। हम यहाँ पर जो क्वेश्चंस देखेंगे वो यूनिट वाइज देखेंगे, ठीक है? तो आप यूनिट जरूर मेंशन करिएगा उसका नेम कि कौन से यूनिट के क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यूनिट जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट मानी जाती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, 10 मार्क्स के लिए आपको ये पहली यूनिट देखने को मिलती है विच इज नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स। तो बच्चों यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं। तो हम यहाँ पे फिलहाल अभी न्यूमेरिकल का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली हम लोगों को पता ही है कि एक यूनिट ये है और एक है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, वहां से आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो उसके लिए हम सेपरेट कुछ बातचीत करेंगे। फिलहाल यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को देखने हैं, ठीक है बच्चे? तो इस वाले यूनिट से मैं आप लोगों के लिए 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूं, जिसमें पहला आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विद डायग्राम। अब यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं बताने हैं, बहुत सारी जो ऐसी जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए वो भी मैं यहाँ पर आपको बताकर चलती हूँ। बच्चे यहाँ जब हम आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं या टॉपिक्स डिस्कस करते हैं तो सिर्फ आपको ना उनके नाम तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना होता। अगर मैंने आपको बोला है कि आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यहाँ पे प्रिपेयर करना है तो आपको उस टॉपिक को इन डेप्थ प्रिपेयर करना है कि चाहे वो टॉपिक आपका किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जाए, यानी कि वो घुमा फिरा के चाहे उस क्वेश्चन को पूछे या डायरेक्टली वो हमें उस क्वेश्चन को पूछ ले, हम हर तरीके से उसका आंसर प्रेजेंट कर सकते हो। ऊपर से चाहे वो क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आए, 4 मार्क्स के लिए आए या और हाईएस्ट मार्क्स के लिए अगर हमारे पास पूछ लिया जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी प्रेजेंटेशन हर एक मार्किंग के लिए कितनी होनी चाहिए, ठीक है? अब जैसे कि यहाँ पर पहला टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का है तो आपको उसकी डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है, उसके रिगार्डिंग जो अजम्पशंस हैं वो प्रिपेयर करनी है, कंप्लीट डायग्राम का एक्सप्लेनेशन आपको आना चाहिए और तो और उसके अंदर जो रियल फ्लो और मनी फ्लो का सिग्निफिकेंस है विद द डिफरेंस ये आपको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है ना कि वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपको डायरेक्टली पूछ ले, क्या पता वो डिफरेंस पूछ ले सिर्फ रियल फ्लो और मनी फ्लो का। तो आपको हर एक एस्पेक्ट को यहाँ पर डीपली स्टडी करना है। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट उनके अंदर फिर कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हर साल इससे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इसे आप लोग लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बच्चे? अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे प्रिपेयर करना है, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है और इसकी केस स्टडी भी आती है। जैसे कि वो लोग किसी भी एक लिमिटेशन को पिक करेंगे, उसके ऊपर प्रॉपर आपको एक केस स्टडी देंगे, आपको पहचानना है कि कौन से पॉइंट का यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, वो आपको आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन करना होगा। या सिंपली 3 मार्क्स में उन्होंने पूछ लिया आपसे कि एक्सटर्नलिटीज को डिफाइन करो, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज को डिफाइन करो। तो इस तरीके से आपको हर एक पॉइंट को फोकस करते हुए पढ़ना है। कभी भी उन्होंने रेंडमली ऐसे नहीं पूछा कि 3 लिमिटेशंस बता दो, 4 लिमिटेशंस बता दो, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आया है। पर्टिकुलर क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, किसी एक पॉइंट को कह सकते हो कि सिग्निफिकेंस उसका प्रॉपर है, हर एक पॉइंट का। हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से स्टडी करना है कि वो इंडिविजुअल पॉइंट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो इंडिविजुअल पॉइंट से आपका एक क्वेश्चन बनकर आ सकता है 3 और 4 मार्क्स में, ठीक है?
अच्छा, उसके बाद कुछ डिफरेंसेस आपको यहाँ पे करने होंगे। डिफरेंसेस बहुत सारे हैं बट मैंने आपको 2 बोले हैं यहाँ पर, स्टॉक और फ्लो, और फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स रीजन टाइप क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि उन्होंने आपसे पूछ लिया कि चलो आइडेंटिफाई करो कि ये इंटरमीडिएट है या फाइनल है विद रीजंस, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही सेम स्टॉक और फ्लो में भी आपके साथ हो सकता है, 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं आपसे ये क्वेश्चन। तो हर तरीके से आप इसको प्रिपेयर करके जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिकॉशंस टू बी कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड और बाय इनकम मेथड और बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो तीनों ही मेथड के जो प्रिकॉशंस हैं वो आपको पता होने चाहिए, जिसको आपने शायद पढ़ा होगा आइटम्स टू बी इंक्लूडेड और आइटम्स टू बी एक्सक्लूडेड, इस नाम से भी। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जो मुझे लगता है सभी बच्चों की फेवरेट यूनिट है, मनी एंड बैंकिंग। अब मनी एंड बैंकिंग बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा हमारा ये चैप्टर रहा है, यूनिट रही है ये वाली, जो 6 मार्क्स की आपके एग्जाम में पूछी जाती है, जिसमें मनी का पोर्शन बहुत ही रेयर पूछा जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर में वो हमसे मनी का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यहाँ पर बैंकिंग पे फोकस ज़्यादा है, जो हाई मार्किंग क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर बैंकिंग वाले पोर्शन से ही पूछे जाते हैं। और ऐसा मैं कहूँ तो मेरा दिल कह रहा है कि हर साल की तरह इस साल भी फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक का हम लोग पेपर लीक क्वेश्चन बोल देते हैं इसको, कि डेफिनेटली इस वाले पोर्शन से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जहां पर वो कोई भी एक सेंट्रल बैंक का फंक्शन आपसे पूछ सकते हैं, जहां पर वो ज़्यादातर पूछते हैं बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, या इसका क्रेडिट कंट्रोल वाला जो पोर्शन है जहां पर क्वालिटेटिव मेजर्स हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, जिसमें उन्होंने कोई भी एक पर्टिकुलर मेजर उठा के आपसे उस पर इम्पैक्ट पूछ लिया कि किस तरीके से हम यहाँ पे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, या मनी क्रिएशन को हम लोग यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको बहुत स्पेसिफिक होकर इसको पढ़ना है। ठीक है, मतलब हर एक पॉइंट को बहुत डिटेल में पढ़ना है। ये सोच के चलना कि ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जाएगा 1 पॉइंट, तो 4 नंबर की एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग आपको इसको पढ़ना होगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काउंट होता है, जहां पर डायरेक्ट आपसे ऐसे पूछ लेंगे कि चलो ठीक है, एक क्रेडिट क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो एक्सप्लेन कर दो विद अ न्यूमेरिकल एग्जांपल, या फिर वो ऐसे भी आप लोगों से पूछ सकते हैं कि उन्होंने खुद से एक आपको टेबल दे दी है, आपको उसको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो ये 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर से और यूनिट से। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट यूनिट की तरफ। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, और क्योंकि हाईएस्ट मार्किंग की यूनिट हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में यही है, 12 मार्क्स 12 नंबर की यूनिट है ये। ठीक है, और बहुत सिंपल है, लेकिन मतलब नेशनल इनकम से भी सिंपल मुझे लगता है कि यही यूनिट होगी, क्योंकि इसमें बहुत ही ऐसी लॉजिकल बातें हैं जो पढ़ के ही बच्चों को समझ में आ जाती है। ठीक है, अब इससे आपके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं बच्चे? एक तो न्यूमेरिकल पोर्शन भी है हमारे इस वाले यूनिट के अंदर, बट उसी के साथ साथ कुछ हमारे पास थ्योरी कॉन्सेप्ट्स भी हैं इसमें, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ना चाहेंगे वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर के अंदर भी आपको डेफिनेटली डेफिनेशन भी पढ़नी है, अजम्पशंस पढ़नी है, प्रॉपर उसका टेबल पढ़ना है, उसका एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। ठीक है, कोई छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन गया, उससे 1 नंबर तक में भी कुछ पूछ सकते हैं वो लोग, तो उस तरीके से आपको इसको प्रिपेयर करना होगा। अब इसको मैं कहूँगी कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स तक जो है इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जहां पर आप इक्विलिब्रियम कंडीशन डिफाइन कर रहे होते हो, चाहे वो ADAS अप्रोच से पूछी जाए या S और I यानी कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से पूछी जाए, तो दोनों में से किसी एक अप्रोच का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा दिल कहता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो, उसके अंदर ये जो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है आपके MPS, MPC, APC, APS के, अब इसको पढ़ने से क्या होगा ना, इस वाले पोर्शन को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन इससे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल करने के लिए भी कहीं ना कहीं उसका जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो हमें पता होना चाहिए। जब हमें यही नहीं पता होगा कि K क्या है, APC क्या है, तो कई बार न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इस पोर्शन को प्रिपेयर करने से आपका थ्योरी एस्पेक्ट भी क्लियर है, प्लस न्यूमेरिकल में भी ये आपकी मदद करेगा। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं कहूंगी, जो मेरा दिल कहता है कि शायद इसमें से भी आ रहा है, मतलब मैं इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट बता रही हूँ आपको। देखो, तो उसमें मेजर्स टू करेक्ट द एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, इसके डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है,
जिसके अंदर आप डिफ्लेशनरी और इन्फ्लेशनरी गैप एक्सप्लेन करते हो, किस तरीके से आप इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप को करेक्ट करते हैं, ये सेम ही आपको लगेगा टॉपिक जैसा कि आप मनी एंड बैंकिंग के अंदर जब आप फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक का क्रेडिट कंट्रोल वाला जब आप जो पोर्शन है वो आप प्रिपेयर करेंगे, तो लगभग वैसा ही आपको यहाँ पर भी लगेगा कि सेम वही सारी बातें हो रही हैं, क्योंकि एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और डेफिशिट डिमांड डिफ्लेशन को, और वहां पर भी वही सिचुएशन है। तो अगर आप वहां उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको उसको प्रिपेयर करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहां से बनते हैं अगेन 4 क्वेश्चंस। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी यूनिट आती है गवर्नमेंट बजट। ये भी आपकी 6 मार्क्स की एक यूनिट है। अब इसके अंदर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको अच्छे से बहुत अच्छे से जो आपको प्रिपेयर करने हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। डेफिनेटली पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, और अगेन मैं यही बात बोलूंगी, ऐसे नहीं बोलेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन कर दो, वो अपने पास से आपको पॉइंट देंगे 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में। तो हर एक पॉइंट को इस तरीके से ही प्रिपेयर करना है कि चाहे 3 मार्क्स में पूछे चाहे 4 मार्क्स में पूछे, आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ डिफरेंसेस हैं। अब बहुत इजी से डिफरेंसेस हैं। अगर एक डिफरेंस का आपने पैटर्न समझ लिया तो दूसरे डिफरेंसेस आप बहुत इजीली बना लेंगे, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट्स पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और साथ में एक बोनस के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स भी प्रिपेयर कर लोगे, जो मुझे लगता है तुम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हो, बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ाया है मैंने तुम्हें, अकाउंटेंसी में भी सर ने पढ़ाया होगा, तो हर जगह पर आप ये वाला जो टॉपिक है वो कवर करते हैं, तो इसको प्रिपेयर करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो गवर्नमेंट बजट से ये 2 जो टॉपिक है वो आपको प्रिपेयर करने हैं। चलो, अब आखिरी यूनिट की तरफ बढ़ते हैं अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के, विच इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, आपने अपने बुक्स में इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा होगा। एक पार्ट फॉरेन एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, और दूसरा पार्ट रिप्रेजेंट करता है इंटायरली बैलेंस ऑफ पेमेंट को। ठीक है, बट यहाँ आपको क्वेश्चंस कंबाइन मिलेंगे। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। पहला, आपको डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना है। और देखो, अगर मैंने डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन पूछा है तो इसी से मिलता जुलता रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन है। ठीक है, ये आपको पता है। अब अगर मैंने एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन बोल दिया और वो आपको समझ आ गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सिस्टम बदल गया है। दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ सिस्टम अलग है। मतलब अगर हम यहाँ पर देखें डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेम ही चीज लिखी हुई है, बस दोनों के सिस्टम अलग होते हैं, दोनों अलग अलग सिस्टम में वर्क करते हैं, बट ऑलमोस्ट सेम है सब कुछ। ठीक है, आपको इसको डिफरेंस के साथ तो प्रिपेयर करना ही है कि अगर दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाए तो आप डिफरेंस बता सकते हो। बट मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कि अगर ये केस स्टडी टाइप पूछा जाए या थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए तो वो आपसे इम्पैक्ट पूछते हैं कि अगर हमारी करेंसी का एप्रिसिएशन होता है या अगर हमारी करेंसी का डेप्रिसिएशन होता है तो उससे हमारे देश के इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे या नेशनल इनकम पे उसका क्या इम्पैक्ट आता है। तो वो हमें लॉजिकली पता होना चाहिए, और लॉजिकली पता होने के साथ साथ हम उसको अगर डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना चाहें तो वो हमें आना चाहिए। ठीक, और प्लस उसकी प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन हमें आनी चाहिए लिखने की। अगर वो हमसे पूछ रहे हैं 6 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन, 3 मार्क्स के अंदर, तो हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। तो सिर्फ समझ लिया ठीक है, बट उसको लिखना, क्योंकि इकोनॉमिक्स में एक बहुत बड़ा चैलेंज है टीचर से मार्क्स लेना। बहुत बच्चे इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत बढ़िया करके आते हैं लेकिन मार्क्स कम आते हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स लिखना भी बेटा एक आर्ट है। आप उसके अंदर किस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर थोड़ी सी जो लैंग्वेज है आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि हाँ हमने इंग्लिश की तरह उस पेपर को लिख दिया कि बहुत अच्छी हमारी इंग्लिश है तो बस हमने ऐसे बड़े बड़े हमने लंबे चौड़े वर्ड्स लिख दिए, लंबी चौड़ी लाइनें बना दी, बट रिलेवेंट जो चीज़ें थी वो हमने नहीं लिखी। तो ये चीज़ आप यहाँ पर गलत कर सकते हैं। तो जब आप लिखें अपने आंसर्स को तो उसको थोड़ा सा अपने नोट्स के साथ टैली करने की कोशिश किया कीजिए कि वहाँ जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो वर्ड्स आपने यहाँ पे यूज़ करे हैं या नहीं। कुछ चीज़ों पर तो आपको डेफिनेटली ध्यान देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपको यहाँ प्रिपेयर करने हैं कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी विद डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ करंट एंड कैपिटल अकाउंट।
जैसे कि आपको पता है कि बीओपी को हमने डिवाइड किया हुआ है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में, तो फर्दर उसका क्लासिफिकेशन क्या है कि जैसे करंट अकाउंट में कितने कंपोनेंट्स हैं, कैपिटल अकाउंट में कितने कंपोनेंट्स हैं, इन दोनों का डिफरेंस। अब करंट अकाउंट में फिर जैसे कि बीओटी भी आता है, तो वो कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो भले ही आप यहाँ पे कंपोनेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, बट इन डिटेल आप प्रिपेयर करेंगे कि उसका कोई भी एस्पेक्ट आपको नहीं छोड़ना है, कि उसके अंदर डेफिसिट और सरप्लस आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कैसे एक्सप्लेन करना है और वो क्यों आता है, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा एक इंपॉर्टेंट हमारे पास डिफरेंस माना जाता है ये ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ बीओपी, ठीक। तो यहां से भी ये 3 क्वेश्चंस बनते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों ये थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो आपके 40 मार्क्स की जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें से जो भी खजाना था वो हमने निकाल के आपके सामने रख दिया है। अब इसको प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। चलो ये तो हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स का तो काम हो गया। बढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। ये भी आपकी 40 मार्क्स की आती है। इसके अंदर भी कुछ यूनिट्स हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको यूनिट्स के हिसाब से नहीं, चैप्टर के हिसाब से क्वेश्चंस बताऊंगी, क्योंकि उससे आपको प्रिपेयर करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। बट यस, थोड़ा सा मैं आपको मार्किंग का डिवीजन बता देती हूँ। पहले 3 चैप्टर जैसे कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, देन इंडियन इकोनॉमी, और उसके बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये पहले 3 चैप्टर आपके एग्जाम में 12 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो मार्किंग आपस में इनकी चेंज होती रहती है, तो प्रिपेयर आप देख सकते हैं कि आपको किस हिसाब से करना है। क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। चलो अब सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, रीजंस फॉर द स्टेग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। यहां मैं कहूंगी कि यहां फ्लेक्सिबिलिटी है लिखने की। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स की जरूरत है, क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी की बात है जहां पर आप वहां पे चेंज दिखा रहे हो इकोनॉमी का कुछ रीजंस की वजह से। बट ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कह सकते हो कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हैं। जैसे कि इंडियन एग्रीकल्चर के स्टेग्नेशन के रीजंस हम लोग जब बचपन में एसएसटी पढ़ते थे ना, तो थोड़ी थोड़ी वो बचपन की एसएसटी की याद दिलाती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कहीं हद तक आपकी वो नॉलेज भी यहाँ पर काम आ सकती है, जिसको आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है कि यहाँ पर आप थोड़े से अपने हिसाब से काफ़ी चीज़ें आप यहाँ लिख पाएंगे, और यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कि बहुत ज़्यादा मार्क्स रिडक्ट होने के चांसेस है। बट यस, मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं ज़रूर आपको कहूँगी कि वहाँ पर थोड़ी सी अपनी नोट्स की रीडिंग करके ही आप अपने आंसर्स को लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको पता चल गया, रीजन फॉर स्टेग्नेशन। दूसरा, पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि वो कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्टेट अच्छी नहीं थी। फॉरेन ट्रेड के बारे में आपको यहाँ पढ़ना है, जिसमें स्पेसिफिक आपको यहाँ पर फोकस करना है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ वाले टॉपिक पे। ब्रिटिशर्स के क्या पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं हमारे यहाँ पे, और हमारे देश की डेमोग्राफिक कंडीशन क्या है। इससे आपका एक केस बेस्ड क्वेश्चन बच सकता है, तो उस हिसाब से आपको इसको प्रिपेयर करना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, विच इज इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 के बीच की कहानी है, जिसमें सबसे पहला आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। तो वो आपको पढ़ने हैं। फीचर्स ऑफ आईपीआर। तो फीचर्स ऑफ आईपीआर हमारे ना कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं उनको कुछ शेड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का वहाँ पर डिस्कशन हुआ है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का वहाँ पर डिस्कशन हुआ है। तो उस हिसाब से आपको ये फीचर्स प्रिपेयर करने हैं कि हर एक फीचर भी इंडिविजुअली आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद डेफिनेटली लैंड रिफॉर्म्स, इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन और उसका इम्पैक्ट, ठीक है, और उसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे लिए पॉइंट्स आते हैं निकल के, वो आपको पता होने चाहिए। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी क्या थी, उसके अंदर टैरिफ और कोटाज वगैरह को ज़्यादा फोकस करके पढ़िएगा कि उसमें उनका क्या रोल रहा है। तो ये कुछ 6 क्वेश्चंस हैं। डिफरेंस भी डेफिनेटली आपको टैरिफ और कोटाज का प्रिपेयर करना है। तो ये 6 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आपको प्रिपेयर करने हैं। बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा इन्हें प्रिपेयर करने में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने थर्ड चैप्टर की तरफ, विच इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। इससे 4 क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं, जैसे कि लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स, ठीक है। अब लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स बहुत सारे हैं, मैं 2 आपको बता देती हूँ। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स और टैक्स रिफॉर्म्स को थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, उसको डिटेल में पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। बाकियों को भी एक बार रीड कर लेना, बट इन दोनों पे फोकस ज्यादा रखना है, ठीक है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स आपको पढ़ के चलने हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये सारी चीजें। आउटसोर्सिंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर,
और WTO तो आपने पढ़ा ही है बिजनेस स्टडीज के अंदर भी, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, LPG की पॉलिसी का क्या अप्रेजल रहा, यानी कि क्या कंक्लूजन रहा बेसिकली, वो आपको पता होना चाहिए। और इसको पढ़ लेंगे तो ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर आपका वहां पे कवर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर क्या था। ठीक है, तो ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट हमारी स्टार्ट होती है इस वाले चैप्टर से, विच इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये जो 4 चैप्टर्स है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और आपका इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, ये चारों चैप्टर मिला के 20 मार्क्स की वेटेज रखते हैं आपके एग्जाम में। अब इनमें से कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसमें कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर भी मैं आपसे कहूंगी कि आपको पढ़ के जाने हैं, जो है ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में डिफरेंस, ह्यूमन कैपिटल या फिजिकल कैपिटल में डिफरेंस। तो तीनों ही आपको जो कॉन्सेप्ट्स है वो पढ़ के जाने हैं, चाहे वो डिफरेंसेस में पूछ लें, चाहे वो नॉर्मल आपसे डेफिनेशन पूछ लें। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, सोर्सेज ऑफ HCF, तो सारे सोर्सेज पढ़ के जाने हैं, इंडिविजुअल हर एक सोर्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद HCF और उसका रिलेशनशिप इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ क्या है वो आपको टॉपिक पढ़ना है। इंपॉर्टेंस और चैलेंजेस ऑफ HCF आपको पता होनी चाहिए, क्या फायदे, क्या नुकसान, क्या चैलेंज है हमारे सामने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को लेके, वो पता होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर हमारे पास, एजुकेशनल सेक्टर, तो एजुकेशनल सेक्टर में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है, वो सारी चीजें हमें इसमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसको प्रिपेयर करने में भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इंडियन इको तो मुझे लगता है कि हर बच्चा बहुत बढ़िया तरीके से कर लेगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट, ये चैप्टर तो इजी है, कई बार हमें बचपन के SST की बहुत 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 ज्यादा याद दिलाता है। मेन चैलेंजेस कि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू द अदर चैप्टर्स। ये चैप्टर थोड़ा सा बच्चों को ज्यादा लेंदी लगता है, इस वजह से बच्चे बचते हैं इस चैप्टर से। तो इसमें से मैंने आपके लिए सिर्फ 4 ही टॉपिक निकाले हैं जो आपको करके ही जाने हैं। सबसे पहला है रूरल क्रेडिट, जिसमें इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आपको जरूर पढ़ के जाने हैं। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं हमारी, वो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, बचपन में भी पढ़ी हैं, एक बार रीड कर लेंगे, हर एक टॉपिक से 2-2 3-3 पॉइंट्स निकाल लेना, आसानी से लिख पाओगे। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास इसके अंदर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसके बेनिफिट और उससे रिलेटेड क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, तो ये समझ के करोगे इसको भी तो आसानी से कर पाओगे। गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर, ये भी आपको इस चैप्टर के अंदर प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा चैप्टर है आपका जिसमें से केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, मतलब वो एक टेबल दे सकते हैं, उस टेबल को हमें एनालाइज करना होगा और उसके बेसिस पर हमें अपने आंसर्स यहाँ पर लिखने होंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन आने का चांस इस चैप्टर से सबसे ज्यादा है, और एक अभी हमारा जो लास्ट चैप्टर आएगा इंडिया चाइना पाकिस्तान, वहां से। तो सबसे पहले तो इसका मीनिंग में आपको कौन कौन से मीनिंग्स पता होने चाहिए। लेबर फोर्स क्या है, वर्क फोर्स क्या है, आपका WPR क्या है, कैजुअलाइजेशन क्या है, जॉबलेस ग्रोथ किसे कहते हैं, तो इनका मीनिंग पता होना चाहिए। लेबर फोर्स और वर्क फोर्स के बीच का एक डिफरेंस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर आपको पता होना चाहिए, जिसको आप ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी कहते हैं। एम्प्लॉयमेंट के क्या कॉजेज और कितने टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है, सॉरी ये अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। कॉजेज एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। तो अलग अलग तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी होती है, और कारण तो हम खुद से भी बहुत सारे लिख सकते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसके अंदर, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स वाला, वो अच्छे से आप प्रिपेयर करेंगे। और गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए, तो उसमें गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स चलाए थे, तो वो आपको प्रोग्राम्स जो है पढ़कर जरूर जाने हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा पढ़ के जाओ, उसका एक आइडिया ले लो कि क्या लिखा है, उसके 3-4 पॉइंट्स अपने हिसाब से बना लो, पिक करो। पैराग्राफ लिखा है तो उसमें से 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पिक करो, उसके बनाओ अच्छे से उसके सेंटेंसेस, और अपना एक क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर कर लो। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट तो चैप्टर ऐसा है कि जो आप कहेंगे कि मैम इसको क्या ही पढ़े, ये तो हम सभी लोग जानते हैं, अपने आप भी हम लिख लेंगे, तो बस फिर भी देख लीजिए एक बार कि फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट क्या है हमारे पास, वो पढ़ के जाना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी और किस तरीके से आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया के एनवायरनमेंट के क्या चैलेंजेस हैं, इससे रिलेटेड एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो आपको एक पिक्चर दे देंगे, आपको देखना होगा कि यार ये क्या है,
किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, और जो भी उसके रिगार्डिंग उनका क्वेश्चन होगा उसका आपको आंसर देना होगा, ठीक है। उसके बाद एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का टॉपिक आता है इसके अंदर, उसका आपको थोड़ा सा डेटा लर्न करना होगा, कब एस्टैब्लिश हुआ था, कौन कौन से बोर्ड है, एक दो नाम आपको पता होने चाहिए, क्या उनका रोल है, ये आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों आखिरी चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, कंपैरेटिव स्टडी इंडिया चाइना पाकिस्तान। ये अकेला इकलौता चैप्टर 8 मार्क्स का है ना। तो जब भी आप इंडियन इको स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले इसी चैप्टर को प्रिपेयर किया करो। एक तो 8 नंबर पक्के, ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, बहुत कुछ नहीं है पढ़ने को और बहुत ईजी है। तो सबसे पहले अगर आप इंडियन इको प्रिपेयर करें ना, तो मैं तो कहूँगी कि इसी चैप्टर को आप सबसे पहले प्रिपेयर कीजिएगा, जिसमें से जो मैं कुछ टॉपिक्स आपको बता रही हूँ बस इतना पढ़ लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। जिसमें सबसे पहले आप पढ़ के जाओ डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडिया चाइना पाकिस्तान। यहाँ से भी आपके पास एक टेबुलर फॉर्म में डेटा आ सकता है, जिसको एनालाइज करके आपको आंसर लिखना होगा। तो इस तरीके की केस बेस्ड स्टडीज यहाँ से भी आ सकती है। उसके बाद रिफॉर्म्स आपको पढ़ने होंगे, स्पेशली चाइना के रिफॉर्म्स आप ज्यादा पढ़ के जाएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि इंडिया के रिफॉर्म्स ऑलरेडी हम लोग चैप्टर नंबर 3 में कवर अप कर रहे हैं, है ना। तो चाइना के रिफॉर्म्स पे थोड़ा सा आपको ज्यादा फोकस करना है। वन चाइल्ड पॉलिसी अच्छे से पढ़ो, GLF आपको पढ़ना है, और GPCR हमारे पास ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए। HDI इंडिकेटर्स को थोड़ा सा पढ़ के जाना, और ये हमारे पास जो लिबर्टी इंडिकेटर्स हैं इसके एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है बहुत बार, लिबर्टी इंडिकेटर का क्वेश्चन, तो इसके एग्जाम्पल, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये थे वो कुछ 50 क्वेश्चंस जो आपको यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं, जिसके बाद आपकी तैयारी बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि यस हमने कुछ तो कर लिया है। अब क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स देने के पीछे मेन पर्पज ये होता है कि बच्चा जब कंफ्यूजन में होता है ना, एक डिलेमा में, कहाँ से स्टार्ट करे, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो हमने क्लैरिटी दे दी है इन 50 क्वेश्चंस के थ्रू, इन 50 कॉन्सेप्ट्स के थ्रू आपके सामने क्लैरिटी है। एटलीस्ट ये तो प्रिपेयर करना ही है, ठीक है। सो आई होप कि क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आप करेंगे इनको डेफिनेटली प्रिपेयर, और उसके बाद मुझे बताइएगा कि कैसा पेपर गया आपका, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आपका कैसा गया, क्या कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है अब आपका। तो ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और बढ़िया चीज़ों के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।